हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिलन गोयल और आज हम अपने छठे पार्ट इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कर रहे हैं जी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। 5 पार्ट इसके आ चुके हैं। ये लास्ट पार्ट है पूरे चैप्टर का। बार बार मैं बता रहा हूँ जी, 12 नंबर का ये टोटल चैप्टर इन बोर्ड से जी। 5 पार्ट मैंने अपने चैनल पे डाल दिए हैं। छठा पार्ट आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जी, जो है जी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। बेसिकली पहले ना मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या होता है। देखो जी, 2 तरीके की पॉलिसी है जो मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। देखिए जी, इकोनॉमी, देखो जी, मैक्रो का मतलब इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं, दोनों ही खराब है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए जी, अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, यानी इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइसेस। छोटी सी बात जी, प्राइस राइज हो रहे हैं, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, एक और बात जी, डिमांड ग्रेटर है, सप्लाई कम है। यानी कि सिंपल सी बात है जी, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। लोग खरीदने वाले ज्यादा है, जो सेलर्स है उनके पास बेचने के लिए प्रोडक्ट कम है। यानी कि मैं एक छोटी सी लाइन में इसको डिस्क्राइब करूं जी, इसमें सेलर रूल चलेगा। सेलर्स रूल, वो अपने प्राइजेस को बढ़ा के बेचेंगे। सिंपल सी बात है, खरीदने वाले 20 जने हैं, बेचने वाले सिर्फ 10 जने हैं। तो यानी कि जो 10 जने हैं जी, वो अपनी मनमानी चलाएंगे। मनमानी कैसे चलाएंगे जी? प्राइस को राइज करके जी। ऐसी अगर मैं रिवर्स देखूं डिफ्लेशन को, डिफ्लेशन को, तो ये डिक्रीज इन प्राइजेस है। यानी कि क्या है जी, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। रिवर्स कर देते हैं जी, सप्लाई ज्यादा है, यानी कि 20 प्रोडक्ट बेचने के लिए है और 10 ही लोग खरीदने के लिए है जी। तो इसमें क्या होगा जी, जो बायर है ना वो प्राइस कम में खरीदेंगे, यानी कि डिक्रीज इन प्राइसेस है जी। ये हम कह सकते हैं बायर रूल्स के ऊपर चलता है। इकोनॉमी के लिए ना ये सही है ना ये सही है। तो सही क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट, जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है। उसके लिए हमारी इकोनॉमी 2 तरीके के मेजर इंस्ट्रूमेंट को यूज करती है जी। हमारी इकोनॉमी पॉइंट मैंने बोला है जी, यानी कि इकोनॉमी में 2 लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं जी। एक तो कर रहा है जी अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ये कर रहा है पहला। जो आरबीआई कंट्रोल करता है उसको मैं कहता हूं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या कहता हूं जी? मॉनेटरी पॉलिसी। दूसरा गवर्नमेंट कर रही है जी, जो गवर्नमेंट कर रही है उसको मैं कहता हूं जी फिस्कल पॉलिसी। यही हमारा छठा टॉपिक है जी, छठा पार्ट है जी, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी। तो हम अपने पहले पार्ट को पहले करते हैं जी, जिसको मैं कहता हूं जी मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए जी, मॉनेटरी पॉलिसी अभी भी मैंने डिस्कस किया, आरबीआई यूज कर रही है। आरबीआई क्या यूज कर रही है? मार्केट में मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए कोई काम को कर रही है। तो उसके पास 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है जी। एक होता है जी क्वांटिटेटिव और एक होता है जी क्वालिटेटिव। इन इंस्ट्रूमेंट से वो मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन या एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करेगी जी। 4 तरीके के पार्ट पहले वाले में जी। पहला है रेपो रेट, पहला है रेपो रेट। दूसरा है जी बैंक रेट पॉलिसी। तीसरा है जी ओपन मार्केट ऑपरेशन। चौथा है जी LRR, लीगल रिजर्व रेशो, विच कंप्राइज विथ 2 थिंग्स, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसको मैं CRR कहता हूं, इसको मैं SLR कहता हूं, और दोनों को प्लस करता हूं तो लीगल रिजर्व रेशो आता है। इधर की तरफ सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट हमें अपने 12th में कवर करना है बच्ची, वो है जी मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखिए जी, बैंकिंग चैप्टर में इसको मैं डिटेल में अपनी वीडियो डालूंगा जी। अभी छोटे में बता देता हूं जी ये होते क्या है। याद रखना, डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी बैंकिंग में आपको मिलेगी। इसकी डेफिनेशन अभी मैं नहीं लिख रहा जी, वो बैंकिंग में अच्छी तरह डालूंगा जी। अब छोटा छोटा बता देता हूं जी। इसमें सबसे पहले रेपो रेट का मतलब क्या होता है? जब, देखो जी, रेपो रेट क्या होता है? जब सेंट्रल बैंक
मनी लेंड करता है, जब सेंट्रल बैंक मनी लेंड करता है कमर्शियल बैंक को और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है छोटे पीरियड के लिए, तो मैं उसको रेपो रेट कहता हूं जी। दूसरा बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है, सेम बिल्कुल जी, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा लेंड करता है लंबे पीरियड के लिए, तो उसे बैंक रेट पॉलिसी कहता हूं। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है जी सेल एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओनली। एलएलआर दो तरीके का होता है, पहला होता है सीआरआर। सीआरआर का मतलब होता है जी जो भी पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सारा का सारा पैसा लोन की तरह नहीं दिया जाता, जो बच जाता है उसको कैश रिजर्व रेशो कहता हूं। एसएलआर का मतलब होता है परफेक्ट लिक्विड एसिड में भी बैंक पैसा डालती है। ये मैंने छोटा सा बताया जी, डिटेल एक्सप्लेनेशन बैंकिंग में दिखाऊंगा जी। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, देखिए जी, जब भी हम बाहर जाते हैं बैंक से लोन लेने के लिए, तो बैंक कुछ गिरवी रखवाता है हमसे, ठीक है जी। उस गिरवी को मैं इंग्लिश में कहता हूं कोलैटरल रखवाता है जी। तो याद रखना, जो कोलैटरल का अमाउंट है वो हमेशा ज्यादा होगा लोन अमाउंट से। उन दोनों के मार्जिन को मैं मार्जिन रिक्वायरमेंट कहता हूं जी। अब इन पांचों चीजों से मैं मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करूंगा। ये देखिए जी, थोड़ा सा ना डिटेल समझिए। एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशन, यानी कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो क्या करना है जी, इन्फ्लेशन के समय, एक्सेस डिमांड के समय हमें विड्रॉइंग पावर छीननी है, यानी कि परचेजिंग पावर छीननी है, और इसमें परचेजिंग पावर देनी है। प्राइस कम है, प्राइस को बढ़ाना है, परचेजिंग पावर देंगे। प्राइस ज्यादा है, प्राइस को कम करना है, परचेजिंग पावर छीनेंगे। पहला जी, रेपो रेट को बढ़ा दूंगा, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा, ऑटोमेटिकली पैसा विड्रॉ होगा। बैंक रेट में भी सेम ही है जी, इंटरेस्ट बढ़ा दूंगा, रेपो रेट और क्या बैंक रेट पॉलिसीज में इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगला, ओपन मार्केट में सेल करूंगा, जब सेल करूंगा लोग पैसा देंगे, विड्रॉइंग पावर छिनेगी। अगला जी, लीगल रिजर्व रेशो को बढ़ा दूंगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दूंगा। सिंपल सी बात है जी, विड्रॉ करने के लिए, उनसे परचेजिंग पावर विड्रॉ करने के लिए हम इन 5 इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं एक्सेस डिमांड को क्रिएट करने के लिए। यानी कि फिर से रिपीट करता हूं, इंक्रीज इन रेपो रेट, इंक्रीज इन बैंक रेट, सेल करेंगे पैसा देंगे, सेल इन ओपन मार्केट, इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशो, आगे इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। उल्टे कर दूंगा, डिफ्लेशन के हो जाएंगे जी। डिक्रीज, जब डिक्रीज होगा इंटरेस्ट कम देंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। डिक्रीज, इंटरेस्ट कम देंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। दोनों में डिफरेंस, ये शॉर्ट पीरियड के लिए या लॉन्ग पीरियड के लिए। ओपन मार्केट में परचेज करूंगा, जब मैं परचेज करूंगा उनको, मैं इधर आरबीआई हूं, मैं परचेज करूंगा, उनको पैसा मिलेगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। डिक्रीज कर देंगे लीगल रिजर्व रेशो को जी, डिक्रीज कर देंगे जी मार्जिन रिक्वायरमेंट को जी। तो होपफुली आपको पूरा का पूरा मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं इसमें ना देखिए जी, कुछ पेपर्स भी डालूंगा, वो भी देख लेना किस तरीके से क्वेश्चन प्लॉट होते हैं बोर्ड्स में, वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जी, वो है जी फिस्कल पॉलिसी। होपफुली मॉनेटरी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जी। अब हम फिस्कल पॉलिसी को करते हैं जो गवर्नमेंट यूज करता है मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। देखिए जी, इसके भी 2 तरीके के पार्ट होते हैं जी। गवर्नमेंट के पास कहां से पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट को कहां पर पैसा लगाना है। देखो जी, गवर्नमेंट के बेसिकली 3 तरीके से रेवेन्यू के सोर्स है जी। पहला है जी, सबसे बड़ा सोर्स टैक्सेस जी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं। टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जिसके ऊपर इंपोज हुआ उसी ने पे किया डायरेक्ट टैक्स, जिसके ऊपर इंपोज हुआ किसी और ने पे किया उसको कह दिया जी इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि टैक्सेस के 2 पार्ट जी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। दूसरा रेवेन्यू का सोर्स गवर्नमेंट का, वो है जी पब्लिक बोरोइंग, यानी कि पब्लिक से पैसा ले लिया गया। देखो जी, गवर्नमेंट पैसा कैसे लेता है जी, एलआईसी गवर्नमेंट की है, स्कीम्स देते हैं, पैसे को बोरो करते हैं। तीसरा आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। याद रखना है, बजट में भी अच्छी तरह करेंगे, पर अभी छोटा सा बता देता हूं जी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, और नोट को छापना जितना हमारे पास डेफिसिट है। यानी कि छोटी डेफिनेशन क्या है, प्रिंटिंग ऑफ मोर नोट्स टू द एक्सटेंट ऑफ डेफिसिट। तो 3 तरीके के सोर्स, टैक्सेस, पब्लिक बोरोइंग्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब जी ये तो पैसा आ गया, लगाना कहां है जी। सबसे पहला पब्लिक वर्क्स, दूसरा जी पब्लिक वेलफेयर,
दूसरा जी डिफेंस पे, तीसरा जी लॉ एंड ऑर्डर्स पे। पब्लिक वर्क्स का मतलब हो गया रोड, डैम, ब्रिज बनाना। वेलफेयर हो गया हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस बनाना। डिफेंस आर्मी के ऊपर लगाना। लॉ एंड ऑर्डर्स हमारे देश की संविधान के ऊपर पैसे को लगाना। इन चारों को मैं प्लस कर दूंगा तो मैं उसको कह दूंगा नहीं तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या पब्लिक एक्सपेंडिचर जी। सेम फंडा जो मॉनेटरी पॉलिसी में किया। एक्साइज डिमांड में लोगों से पैसा छीनना है, परचेजिंग पावर को विड्रॉ करना है। डेफिशिएंट डिमांड में लोगों को पैसा देना है, परचेजिंग पावर को बढ़ाना है। टैक्सेस को बढ़ा दूंगा। पहला क्या है जी, एक्साइज डिमांड में टैक्सेस को बढ़ा दूंगा, ऑटोमेटिकली टैक्सेस बढ़ेंगे, ठीक है जी, तो लोग पे करेंगे, विड्रॉइंग पावर छिनेगी। आगे जी पब्लिक बोरोविंग्स को बढ़ा दूंगा, सिंपल सी बात है जी, अट्रैक्टिव बहुत सारी स्कीम्स दूंगा, जिससे क्या होगा, लोग अपना पैसा गवर्नमेंट को लाके देंगे, जिससे वो और प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अगला नोटों को देखो जी, जो डेफिसिट है उनको रहने दूंगा, नोट को कम छापूंगा। अगला जी सारा का सारा पब्लिक एक्सपेंडिचर में पैसा कम लगाऊंगा तो लोग अपने पैसे को ज्यादा खर्च करेंगे। उल्टे पॉइंट कर दूंगा तो इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो गया, विड्रॉइंग पावर बढ़ गई, डिक्रीज हो गया, विड्रॉइंग पावर बढ़ गई, इंक्रीज हो गया और पैसा छापने की कोशिश करूंगा। अगला जी इंक्रीज इन पब्लिक बोरोइंग, मैं पैसा लोगों के लिए लगाऊंगा जिससे उनका पैसा सेव होगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो होपफुली मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी बिल्कुल क्लियर होगी। देखिए जी बता रहा हूं जी, मैं फिर से एक बार बता देता हूं जी, मैंने पूरी इनकम और एम्प्लॉयमेंट में 6 पार्ट्स में इसको कवर किया है जी। अब इसके और कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे डीएम करना जी, मैं उसकी भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जी। होपफुली आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगली क्लास से या अगले हम अपनी वीडियोस को बजट के साथ लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।